में 3 जाति से 7 उपजातियां होती हैं। मतलब हम बटे हुए लोग हैं और हम सबको एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब पहले हम रामनगर में आए, मैं अगर अपनी कम्युनिटी की बात करूं, राजभर की, जब पहले हम लोग रामनगर में पहुंचे तो वहां द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व क्या चल रहा था? भर और राजभर में द्वंद्व चल रहा था। जैसे इस समय कश्यप, निषाद और बिंद में द्वंद्व चल रहा है। इसमें जब जाति व्यवस्था बनाई गई तो उस दौरान ऐसा ला दिया गया व्यवस्था, या फिर ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि हम बड़े कि तुम बड़े। जैसे भर और राजभर का जो लड़ाई चल रहा था, जबकि हमारी जाति भर है, गोत्र भारद्वाज है और उपजाति राजभर है। लड़ाई क्या चलने लगी? भर कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि राजभर छोटी जाति है और राजभर ने कहा कि नहीं, भर छोटी जाति है। लोगों ने बांट दिया, हम एकत्रित नहीं हो पाए। लेकिन जब हम लोग निकले क्षेत्रों में गए, जब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास बताया गया, जब उनको जातीय जो एक सिस्टम बना दिया गया था वर्ल्ड व्यवस्था के अनुसार, के बाद फिर जो यहाँ के राजनेताओं ने व्यवस्था बना दिया, जातियों में बांट दिया, इसको बताया गया, तो लोगों को समझ में आया कि हम सभी लोग एक हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद जातियों में बटे हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार कोई भी व्यवस्था बनाती है तो किसी व्यक्ति विशेष या जाति के लिए नहीं बनाती है, वो सबके लिए बनाती है। लेकिन वो नीचे आते आते उसका बंटवारा अलग अलग हो जाता है। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको अवसर का लाभ नहीं मिल जाता है, फिर वही सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे हो जाते हैं। जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जो पिछड़े गए लोग हैं, हक अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोग फ्रंट पर कैसे आएंगे? इसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदैव संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी लोगों से सहयोग की कामना भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई अकेले ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ सकते। अगर बलिया के लोग तैयार, गाजीपुर, बनारस के लोग तैयार हो गए, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही के लोग तैयार हो गए, प्रतापगढ़, जौनपुर के लोग तैयार हो गए, महाराजगंज, गोरखपुर सब लोग तैयार हो गए, आजमगढ़ के लोग तैयार हो गए, बस्ती बलिया के लोग तैयार हो गए, तो फिर बाराबंकी को भी तैयार होने की आवश्यकता है। अरे लड़ाई हमको क्यों लड़नी है? न तो मेरा माथा खराब है। हम क्यों आपके बीच में आ गए? वो इसलिए आ गए कि जिस प्रकार से एक बर्तन में जब चावल पकाया जाता है, तो कल्पना करिएगा, क्या घर की महिलाएं क्या एक एक चावल का स्पर्श करके पता करते हैं कि नहीं पूरा चावल हो गया है बर्तन का? वो एक चावल स्पर्श करती हैं और बता देती हैं कि पूरा बर्तन का चावल हो गया। उसी प्रकार से ये लड़ाई संपूर्ण समाज की है, ये लड़ाई सर्वांगीण विकास की है, ये लड़ाई सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कैसे आगे बढ़ेंगे लोग, उसकी है। ये लड़ाई उस कम्युनिटी के लिए है जिस कम्युनिटी की पहचान आज तक इस देश की राजनीति में नहीं हो पाई। अगर राजतंत्र रहता इस देश में तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश में राजा ठाकुर भी रहता, ब्राह्मण भी रहता, मौर्य भी रहता, प्रजापति भी रहता, पाल भी रहता, कश्यप भी रहता, बिंद भी रहता, निषाद भी रहता, राजभर भी रहता, चौहान भी रहता, बांसफोर भी रहता, गोंड भी रहता, कनौजिया भी रहता, सब सर्व जाति के लोग इस देश में राजा रहते, छोटे छोटे एरिया में बट करके राजा बने। लेकिन ये देश लोकतंत्र से चल रहा है। लोकतंत्र में संविधान है और संविधान स्पष्ट कह रहा है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समान अधिकार इनको मिलना चाहिए। लड़ाई यहां बराबरी की है, लड़ाई यहां सामाजिक सुधार की है, लड़ाई यहां राजनीतिक सुधार की है, लड़ाई यहां शैक्षणिक सुधार की है। शैक्षणिक सुधार के बाद इस देश में लड़ाई रोजी और रोजगार की है, लड़ाई यहां नौकरियों की है और लड़ाई यहां पर न्याय की है। अब इस घर में बैठ करके तो हम न्याय किसी को नहीं दिला सकते। जो लड़का पढ़ लिख लिया, बीए, एमए कर लिया, एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लिया, नेट क्वालिफाई, पीएचडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो जरा आप बताइए आने वाले जनरेशन पर क्या असर पड़ने वाला है? इसलिए मैं सारे कंक्लूजन में एक लाइन में कहना चाहता हूं कि कल के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे आज से संघर्ष करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली नस्लें ये ना कह पावें
कि जब इस प्रदेश में संघर्ष हो रहा था, जब इस प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जैसे हजारों नेता समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस दिन आप लोग कहां थे? इस बात को इस स्तर पर समझने की आवश्यकता है। जब देश गुलाम था, इस देश की आजादी के लिए तमाम यात्राएं निकाली गई, तमाम तरह के संघर्ष हुए, तमाम तरह के लोगों ने सहयोग किया, सामंजस्य स्थापित किया, समन्वय स्थापित किया, और लोग एक दूसरे का साथ देकर के इस देश को आजाद करा लिए। अब आजाद कराने में सिर्फ राजभर का तो योगदान नहीं रहा। आजाद देश को आजाद कराने में सर्व समाज और सर्व धर्म का, जितने भी धर्म हैं, सभी लोगों का सहयोग रहा। तो उसी प्रकार से कल के उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको मिलकर के आज से संघर्ष करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समयों में एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखिए और खुद से पूछिए कि मैंने क्या किया है आज तक। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके पुत्र हैं। मुझे क्या आवश्यकता है बाराबंकी में आके भाषण देने की? भाई हमारे पिताजी हैं, वो भाषण दे ही रहे हैं, सबको वो जाने ही रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, पार्टी चल ही रही है, फिर हमको यहाँ आने की आवश्यकता है? मैं बाकायदे पढ़ लिख लिया, पीएचडी क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, एमफिल पीएचडी कर लिया, नेट क्वालिफाई हो गया, मुझे तो कहीं प्रोफेसर होना चाहिए था, मैं स्कूल में जाकर पढ़ा था। लेकिन पीएचडी करके मैं आपके गांव गांव क्यों भटक रहा हूं, शहर शहर क्यों भटक रहा हूं, आपको क्यों समझा रहा हूं? इसलिए समझा रहा हूं कि मेरे पीएचडी कर लेने से आपका बेटा पीएचडी नहीं कर लिया। जब तक समस्त वर्गों के बेटा पीएचडी कर लेते, हो सकता है मुझसे प्रभावित होकर के कोई बच्चा पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। अगर बच्चा पढ़ने के लिए लालायित हो गया है, तो वर्तमान समय में जो महंगाई चरम सीमा पर है, एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त होता चला जा रहा है, इस पर सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने योजना बनाया कि आने वाले समयों में दल को इतना मजबूत किया जाएगा, संगठन मजबूत होगा, सरकार को बाध्य कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद साहब कहा करते थे कि अपनी शक्ति और संगठन को इतना मजबूत करो, अपने शक्ति और संगठन को इतना प्रभावी बना दो कि आपके सामने आपका राजा झुक जाए, वो कहे कि जो आप कह रहे हो वही हम स्वीकार करें। और ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब हम सभी लोग मिलकर लड़ने का कार्य करेंगे। अब छोटा सा उदाहरण मैं दूं, सबसे सिंपल उदाहरण है, और इस सबसे सिंपल उदाहरण को आप बखूबी समझ सकते हैं कि संगठन में क्या शक्ति हो सकती है। आज हमको आपको संगठित होने की क्या आवश्यकता है, हमको आपको दल से जुड़ करके आगे बढ़ने की क्यों आवश्यकता है। तो एक छोटा उदाहरण मैं दूं, मैं इसी लिहाज में आपके बगल के खाली खेत में या प्लॉट में जाकर के मैं जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दूं कि इस देश में न्याय होना चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, लड़का लड़कियों को एक समान होना चाहिए, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए, रोजी रोजगार मिलना चाहिए, तो आप जैसे लोग हमको कहेंगे ये पागल आ गया है कोई। कहीं नहीं कहेंगे, आप ही लोग कहेंगे लगता है कोई पागल आ गया है, इसको जल्दी यहां से भगाओ। लेकिन अभी इतने लोग हम लोग मिल करके यहीं कहीं चिल्लाने लगे कि इस देश में, इस प्रदेश में हम लोग हैं तो हमको हिस्सा चाहिए, अधिकार चाहिए, और किसी ने 100 नंबर पर डायल कर दिया तो 100 नंबर भी आ जाएगी, एसडीएम भी आ जाएंगे, सीओ भी आ जाएंगे, और आपसे पूछेंगे बताओ आपकी इच्छा क्या है। और अकेले चिल्लाएंगे तो लोग आपको पागल घोषित कर देंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलिए जोर से। और जब सब लोग चिल्लाना चालू कर देंगे तो लोग कहेंगे लगता है वे जग चुके हैं। साथियों, कहा जाता है जब जागा तभी सवेरा। अगर आज मैं बाराबंकी में आया हूं तो आज अगर आप जग गए तो मैं समझूं कि आज सवेरा चालू हो गया, नहीं तो आप अंधकार में हैं। राजनीति में लोग वोट की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं, एनी हाउ बस हमें वोट चाहिए। और यहां हम सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, शैक्षणिक सुधार के लिए हम निकले हुए हैं। और लोकतंत्र में जब संगठन मजबूत होगा, शक्ति मजबूत होगी, आपने देखा होगा फेसबुक या टीवी के माध्यम से कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब भी सदन में खड़ा होते हैं, जब वो जातियों का नाम गिनाते हैं तो सरकार भी दांते तले अंगुली दबा लेती है कि ओम प्रकाश राजभर इतनी जातियों के बारे में जानते कैसे हैं। मैं बता रहा हूं कैसे जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रकार से जानते हैं क्योंकि उनके बीच में रहते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझते हैं, तब सदन में खड़ा होकर ललकारने का काम करते हैं। इस प्रदेश में हम लोग हैं तो हमारा हक, हिस्सा, अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए।
हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर मैं बोल लिया तो आप भी बोले, आप बोल लिए तो आपका पड़ोसी बोले। नहीं तो इससे सिंपल उदाहरण एक और दे दूं आपको। सबके घर में छोटा बालक होगा, सबके घर में होगा छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल। माँ उस बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वो रोने न लगे। जब तक वो सोया रहता है, खेलता रहता है, तो जबरदस्ती माई जो होगी चम्मच से दूध उनको नहीं पिलाती है। वो उनकी मनोदशा को जानती है कि जब ये रोएगा इसका मतलब इसको भूख लग गई। तो आप कब रोना चालू करेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए? जिन बच्चों को आपने मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे करके पढ़ा लिखा लिया है, वो पढ़ लिख लिया, हायर एजुकेटेड हो गया, उसके बाद भी नौकरी नहीं है, फिर क्या करेंगे? आप जरा सोचिए, अगर हमारे बाप दादाओं ने जो आज हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे दादाजी ने यह काम किया होता तो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके गांव गांव भटकने की आवश्यकता नहीं। तो यह सबसे सिंपल उदाहरण है कि अगर हमारे दादाजी ने मेहनत नहीं किया लोकतंत्र में, तो मेरी यह दशा है कि हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा कर रहे हैं कि कैसे सामाजिक सुधार आएगा, कैसे हम व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे। सत्ता तो बहुत परिवर्तन हो गया, कभी सपा, कभी बसपा, फिर भाजपा, फिर भाजपा, फिर सपा, फिर बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा। सत्ता तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? एक गिलास पानी इस कुर्सी पर, फिर वही गिलास उठा करके उस कुर्सी पर, फिर वही उठा करके उस कुर्सी पर। नहीं, वो फिल्टर कैसे होगा? उसका पानी कैसे बदलेगा? हमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो लक्ष्य है वो एक है, हमें सत्ता के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन करना है। और जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ऐसे ही संघर्ष जारी है। अब इस संघर्ष में कितने लोग साथ खड़े होना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी लोग साथ खड़े होना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, गौतम बुद्ध जी हमारे बनारस में सारनाथ में उन्होंने एक उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध जी जब उस बरगद के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे और वो ताश खेल रहे थे। गौतम बुद्ध जी गए तो कहें कि इनको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, उनको कुछ बताना था उनको। तो बैठे थे तो 5 लोग ताश खेल रहे थे। तो गौतम बुद्ध जाकर कहे कि यार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो जो ताश खेल रहे थे उनको नशा ताश का हो गया था। तो कहेगा ऐसा है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, जाकर उधर बैठो, पहले हम लोग खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी इंतजार करने लगे। फिर कहे कि एक बार और पूछने की आवश्यकता, गए कहे कि अरे हमारी बतिया तो सुन लो। कहे भगो यहाँ से, कह रहा हूं ना हम लोग खेलने दो। उसी बट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी एक तरफ बैठे, एक तरफ ताश खेली जा रही थी। जब वो ताश उस खेल लिए तो गौतम बुद्ध जी देखे कि एक लाश 4 लोग कंधे पर लेकर के जा रहे हैं और राम नाम सत्य का नारा लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध जी को वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 5 लोगों को समझाया और आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरे देश में घूमे। तो हम किसी चीज को हल्का महसूस ना करें। मैंने पहले ही बताया कि 20 से 25 लोगों द्वारा निर्मित यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज 12.5 लाख कार्यकर्ता है। 12.5 लाख लोग संकल्पित भाव से हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझे सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कक्षा 1 से लेकर के MA तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलने वाली नहीं है। आज हम लोग शहर में हैं, यहाँ गांव से भी लोग आए हैं। गांव में जो प्राइमरी विद्यालय है, आखिर गांव के बच्चे कॉन्वेंट में क्यों जा रहे हैं, जबकि वो पढ़ के सरकारी नौकरी ही लेना चाहते हैं? फिर वो सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? सरकारी विद्यालय का इस आजादी के इतने साल बीतने के बाद, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी चरम पर हो, हर हाथ में मोबाइल हो गया हो, हर बाजार में लैपटॉप और कंप्यूटर आ गया हो, हाईटेक जमाना चल रहा हो, उस जमाने में आज भी गांव के सरकारी विद्यालय में सरकार द्वारा वही पुरानी परंपरा भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों के झोले में, जिस झोले में कॉपी किताब लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, उन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी दिया जा रहा है। दुर्भाग्य है देश का।
दुर्भाग्य है देश का। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, सदन के अंदर कहा था कि आज विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। मैं तो नियम बनाना चाहता हूं कि गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक ऐसी व्यवस्था ला दिया जाए, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे डीएम का हो, कमिश्नर का हो, एसपी का हो, चपरासी का हो और गरीब का हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक वो नहीं पढ़ लेता है, तब तक दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा। जब डीएम का बेटा कटोरा लेके स्कूल में जाएगा तो उसको एहसास होगा कि गांव के गरीब के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। इस पढ़ाई से सामाजिक सुधार नहीं होने वाला है, इस पढ़ाई से बच्चों का विकास नहीं होने वाला है। तब जाकर के व्यवस्था बनेगी और दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकारी विद्यालय फिर कॉन्वेंट में कन्वर्ट होंगी और व्यवस्था बनाई जाएगी कि कक्षा 1 से 5 तक जब सभी लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो कक्षा 1 से 5 के सारे कॉन्वेंट विद्यालय बंद हो जाएंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, 5 के बाद जहां पढ़ना होगा लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने योजना बना रखा है, नियम बनाया जाएगा, आरक्षण लाया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में व्यवस्था बनाई जाएगी कि जिनका बच्चा गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़ के निकलेगा उसका एडमिशन आरक्षण के आधार पर होगा। अगर किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में 100 सीट है तो उसमें 40 सीट सरकारी विद्यालय से पढ़ करके निकले बच्चे का होगा और उसकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी और जनता को देने की आवश्यकता नहीं। यह व्यवस्था परिवर्तन है। आज देखा जाए अगर एक प्रकार से, जैसे मैं मंत्री था, 2.5 लाख रुपया मुझे तनख्वाह मिलती थी, क्या आवश्यकता थी? मैं क्या कर रहा था कि 2.5 लाख तनख्वाह मुझे मिल रही है? हम लोगों ने सदन के अंदर बोला इस चीज को कि नहीं, किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद को तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं है, उसको पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो जनता की सेवा के लिए वोट मांग रहा है तो जनता की सेवा करे। आप बताइए, माँ बाप की अगर हम लोग सेवा करें तो क्या सेवा इस भाव से करते हैं कि माई बाप मर जाए तो खर्च पूरी प्रॉपर्टी हम जब्त कर ले? इसके तो नहीं ना करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करें। लोकतंत्र में जनता सब कुछ है हमारा, तो जनता की सेवा के लिए विधायक, सांसद तनख्वाह क्यों लेंगे? हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बनना चाहिए, या तो गरीब की व्यवस्था बदल दो, वोट देने वाले मतदाताओं की व्यवस्था बदल दो, या तो फिर नेताओं का पेंशन और तनख्वाह बंद कर दो। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत आप बताइए, अगर विधायक, सांसद, मंत्रियों को तनख्वाह और पेंशन मिलता है, जो आपके बूथ पर अधिकारी और कर्मचारी वोट दिलवाने आते हैं उनको भी पैसा मिलता है, तो फिर भारतीय संविधान का समानता का अधिकार कहां चला गया? इसलिए हम लोगों ने कहा, अगर हमारे आपके वोट के दम पर वोट दिलवाने वाले और लेने वाले को पैसा मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश और देश में अब वोट देने वाले को भी पैसा मिलना चाहिए। 12,000 रुपया पर मंथ के खाते में, 12,000 रुपया पर मंथ उसके खाते में आवे। अगर नहीं दे सकते हो तो सारे विधायक, सांसद, मंत्रियों का तनख्वाह, पेंशन बंद कर दो, देखो अपने आप व्यवस्था बदल जाए। छोटी छोटी चीजें जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है। आज जैसे कश्यप समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज के सम्मान को बचाने का कार्य अगर किसी ने किया विधानसभा के चुनाव में तो सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। हम गठबंधन में थे समाजवादी के, और गठबंधन में जब हमने कश्यप समाज की भागीदारी की बात किया, हमको भ्रमित किया गया। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पश्चिमांचल में बहुत कश्यप है, बहुत। जैसे पूर्वांचल में राजभरों की संख्या बहुत है, वैसे पश्चिमांचल में, मध्यांचल में कश्यपों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप बताइए, ये देश में अगर हम लोग हैं तो राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरे गठबंधन में हम लोग कहते रह गए, एक भी कश्यप को टिकट नहीं दिया गया। फिर हम लोग विवश होकर के मैनपुरी से ला करके हम लोग सिद्धार्थनगर के सोहरगढ़ सीट पर प्रेमचंद कश्यप, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चुनाव लड़ा करके कश्यप समाज के सम्मान को बढ़ाया गया था। ये हम लोग जुड़ने की आवश्यकता है। आप जुड़िए उस दल से जिस दल में आपको भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, आपकी बात सुनी जाए, आपकी लड़ाई लड़ी जाए, आपको न्याय दिलाया जाए,
थाने पर सुनवाई हो, तहसील पर सुनवाई हो, यहाँ इतने लोग हैं। एक बात हमको बताइएगा, आपने जरूर किसी ने किसी को वोट दिया होगा, विधायक बनाया होगा, सांसद बनाया होगा। क्या एक बात की जानकारी है आपको कि अगर आपके क्षेत्र या परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ये सिस्टम में है कि कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान दे सकता है। जानकारी है किसी को इसमें? ईमानदारी से बताइएगा। गांव में जब इस बात को बताया जाता है तो लोग कहते हैं साहब ऐसनो हका। साथियों, हम लोग चाहे जहां भी जाते हैं इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि आप इसके बारे में जानकारी रखिए, और अगर आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है, कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी अस्पताल से एक एस्टीमेट बना के दे दीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर 5,000 रुपया से लेकर 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान आराम से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अब तक आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर गरीबों के इलाज में अगर पैसा किसी ने दिया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। हर मंथ में हम लोग 50 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपया हम लोग देने का कार्य करते हैं। रोज 2 लाख, 4 लाख रुपया रोज जाता है। हम लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एस्टीमेट का सिर्फ व्हाट्सएप भेज दीजिए हमको, बाकी सब हम लोग कर लेंगे। साथियों, इस चीज की भी चर्चा करने की आवश्यकता है। आप चर्चा करिए, बगल में लखनऊ है, चाहे किसी अस्पताल से एस्टीमेट बनवा दीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर वो पैसा आपको भिजवा करके आपके परिवार का इलाज कराया जाएगा। आप खुश होकर के घर जाइए, आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई बहुत है, बातें भी बहुत है, विचारधारा भी बहुत है, लेकिन इस सब की पूर्ति के लिए जब हम लोग एक दूसरे से जुड़ाव रखेंगे, जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक संगठन मजबूत बनाएंगे, तभी साथियों हम आगे कुछ कर पाएंगे। अभी सिर्फ 7 विधायक लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे देश के राजनेताओं को बता दिया है कि अंतिम विकास जब तक गांव का नहीं हो जाता है तब तक ओम प्रकाश सब ऐसे चिल्लाता रहेगा और सदन में आवाज लगाता रहेगा। इसके लिए आप सबको, हम सबको इस संगठन में जुड़ने की आवश्यकता है और संगठन में जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है। आप संगठन में आइए, आप